सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज कंप्यूटर का एक रिवीजन नोट्स लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। ये जो वीडियो होगा उसमें आप इस पीडीएफ के अंतर्गत जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, आपको किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप व्यापक का एग्जाम दे रहे हैं, या आपका जो फर्दर एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उन सब में एक शॉर्ट टाइम पे रिवीजन करने के पर्पज से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। यहाँ पे हम ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बात नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो के अंतर्गत जो फैक्ट होते हैं कंप्यूटर के, उन फैक्ट के बारे में हम थोड़ा सा स्लाइटली डिस्कशन कर सकें। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। देखिए, तो ये आपका यहाँ पे लगातार हमारे द्वारा अभी जो सामने एग्जामिनेशन है उसको ध्यान में रख करके एमसीक्यूज क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। तो इस बीच में मैं कंप्यूटर के भी एमसीक्यू आपको कराऊंगा, लेकिन पहले इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं, थोड़ा सा आपकी जो नॉलेज है। हालांकि आप लोगों ने कंप्यूटर तो कई बार पढ़ा होगा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन, ये जो परीक्षाएं हैं, हॉस्टल वार्डन के अनाउंसमेंट कई बार हो चुका था, तो आई होप कि आपने तैयारी की होंगी। तो थोड़ा सा ये क्या हो कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों को एक बार रिवाइज कर सकें, तो रिवीजन के पर्पज से ये जो वीडियो है उस वीडियो को लाया जा रहा है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत जल्द हमारे यहाँ शुरू हो जाएंगी। कंप्यूटर के लिए स्पेशल क्लासेस जो होगी वो यहाँ पे शुरू होने वाली है। 1 से 2 दिन में अपन कंप्यूटर की जो स्पेशल टारगेट क्लासेस होगी हॉस्टल वार्डन के लिए, वो अपन शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपके सामने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट है। मैं आपको बोला कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, जो मेन फैक्चुअल पॉइंट हैं जहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है। कॉन्सेप्ट तो हालांकि है, बट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। ये है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और सोचने समझने का होता नहीं। ठीक है, तो ये चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के पहले पार्ट को, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ये आपका चैप्टर में आपका जो सिलेबस होता है उसका एक सेगमेंट होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एवं उनके प्रकार। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछता है फ्लैट क्वेश्चन की कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, नहीं है, इनपुट डिवाइस है या नहीं है। तो देखिए, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस की संख्या जो है ना वो ज़्यादा है, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इनपुट डिवाइसेस को ना पढ़ करके हम आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ें, तो इट वुड बी मच बेटर, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि हमें कम समय में जो जो चीज़ें हैं वो याद हो जाएंगी। तो जो बच गया भाई, आउटपुट डिवाइस हमें कवर करने हैं, आउटपुट डिवाइस के बाद जो बच जाता है वो सब के सब इनपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो देखिए, सबसे पहले कार्ड रीडर। देखिए, कार्ड रीडर ना किसी किसी एग्जाम में इसको इनपुट और आउटपुट दोनों लेता है, तो आप आपके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं, तो कभी इनपुट लिया कभी आउटपुट लिया। हालांकि अभी तक हमारे एग्जामिनेशन में जो छत्तीसगढ़ में जो एग्जामिनेशन होता है उसमें तो नहीं पूछा है। सेंट्रल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है, तो वहाँ पे 2-3 टाइप के आंसर लिए गए हैं। तो देख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ डिस्प्यूटेड चीज़ें अगर होती है तो फिर वो अपन क्या कर सकते हैं उसके लिए। हेडफोन की बात करते हैं। हेडफोन जिसमें स्पीकर लगा होता है, आउटपुट डिवाइस से साउंड आउटपुट मिलता है हमें। मॉनिटर की बात करते हैं, तो मॉनिटर और आपका प्रोजेक्टर दोनों एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं। मॉनिटर और प्रोजेक्टर दोनों आपके आउटपुट डिवाइस है। और कैसा आउटपुट है, तो जो लाइटिंग आउटपुट होता है, जो डिस्प्ले विजुअलाइज करने का, ठीक है, जो चीज़ें हम विजुअल करते हैं तो विजुअलाइज आउटपुट हमें ये देता है। ये इसके वेरिएशन है, एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, ये अलग अलग इसके प्रकार हैं। प्लॉटर की बात करें और प्रिंटर की बात करें, तो प्लॉटर और प्रिंटर ये दोनों एक कैटेगरी के हैं। प्रिंटर मतलब छोटे स्मॉल स्केल पे प्रिंट करने के लिए, और बड़े स्केल पे अगर हमें प्रिंटिंग लेनी है तो हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपके आउटपुट डिवाइस है। कैसा आउटपुट देता है, तो हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, ये कैसा आउटपुट देता है, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम केवल देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, छू नहीं सकते, और हार्ड कॉपी को हम टच भी कर सकते हैं। ये अलग टाइप का है। तो प्लॉटर और प्रिंटर, ठीक है, प्लॉटर और प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट देने वाला, और मॉनिटर और प्रोजेक्टर आपको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देने वाला। ठीक है, स्पीकर और हेडफोन ये दोनों एक कैटेगरी के हैं। स्पीकर और हेडफोन ये दोनों एक कैटेगरी के हैं। तो स्पीकर में भी हमें साउंड आउटपुट मिलता है, हेडफोन में भी हमें साउंड आउटपुट मिलता है। इसके अलावा वीडियो और जो भी चीज़ें हैं जिनसे हम विजुअल डिस्प्ले ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, ये आपका आउटपुट डिवाइस। तो आपको केवल आउटपुट डिवाइस को पढ़ना है कम समय में। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो अगर तैयार है तब तो कोई बात नहीं, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ना है, आउटपुट डिवाइस को। बाकी जो बच गया वो इनपुट डिवाइस है। फिर भी हम इनपुट डिवाइस को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, BCR, बार कोड रीडर। जहां कहीं भी आपको ये रीडर शब्द दिखा मतलब आपको सीधा सीधा लगा देना है उसको इनपुट डिवाइस। रीडर माने इनपुट, चाहे वो कोई भी रीडर हो, पंच कार्ड रीडर हो, मैग्नेटिक टेप रीडर हो, ग्राफिक रीडर हो, बार कोड रीडर हो, कैरेक्टर रीडर हो, मार्क रीडर हो, OMR, OCR, कुछ भी हो। रीडर शब्द दिखा मतलब आप सीधा सीधा ध्यान से उसको इनपुट लगा देंगे, वो कंफर्म है कि इनपुट ही होगा, और उसमें कुछ सोचना नहीं है आपको।
तो जितने रीडर है वो इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। ठीक है, तो रीडर हो गया। कैमरा, दोनों कैमरा डिजिटल कैमरा, ठीक है। ग्राफिक डिजिटल कैमरा बोलेगा तो भी इनपुट डिवाइस। ग्राफिक टैबलेट्स, जॉयस्टिक, गेम खेलने के काम आता है। गेमिंग चीज़ों को, मोशन डेटा को एंट्री कराने के काम आता है। इसके द्वारा हम मोशन डेटा को एंट्री कराते हैं। कीबोर्ड, ये एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, इसके बिना काम नहीं चलता। कीबोर्ड और माउस ये दोनों प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। ये कीबोर्ड और ये माउस प्राइमरी इनपुट डिवाइस। ठीक है। माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और कैरेक्टर रीडर भी होता है। दोनों बातें सामने आएंगी ना, कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है और कैरेक्टर रीडर भी होता है। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में इसके बारे में बताया था कि रीडर क्या होता है और रिकॉग्निशन, दोनों में अंतर क्या है। कभी कभी रीडर आंसर लेता है, कभी कभी रिकॉग्निशन आंसर लेता है। तो कब रीडर आंसर लेगा और कब रिकॉग्निशन आंसर लेगा, ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए। माइक्रोफोन, माइक, ये भी आपका साउंड जो हमारा डिजिटल फॉर्म में क्रिएट करने के लिए साउंड जो हमारा होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है। उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम माइक्रो या माइक का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट में इसको माइक कहते हैं, लॉन्ग नेम इसका माइक्रोफोन है। ठीक है, ये हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस के ही श्रेणी में, जो और लिस्ट हमारे सामने आ गए। OCR, OMR, पंच कार्ड रीडर, स्कैनर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, टच पैड, ट्रैक बॉल, वेबकैम। ठीक है, देखिए कैमरा मतलब वेब, कोई भी प्रकार का कैमरा, सब इनपुट। ठीक है, कहीं पे भी आर शब्द आया, रीडर शब्द आया, मतलब समझ जाइए कि सब इनपुट। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, पंच कार्ड रीडर, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर के 4 प्रकार, फ्लैट बेड, शीट फैड, हैंड हेल्ड, ड्रम। आगे बात करेंगे इसके बारे में। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बहुत ज़्यादा क्रांति मचाया हुआ है अभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रांति मचाया हुआ है, कैसे गूगल वाला। ठीक है, तो ये वही कैसे गूगल वाला है। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, टच पैड, ट्रैक बॉल और वेबकैम। टच पैड, देखिए टच स्क्रीन जो होता है, इस टच स्क्रीन को आपको इनपुट डिवाइस ही लेना है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन या ऐसे मुगालते में ना रहें कि आपको इसको देखने में तो लगता है कि टच, हम मोबाइल की स्क्रीन को टच कर सकते हैं, टैबलेट की स्क्रीन को टच कर सकते हैं, या हमारे पास कुछ ऐसे कंप्यूटर्स आते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम टच कर सकते हैं तो वो आउटपुट होगा। टच स्क्रीन और डिस्प्ले दोनों का मामला अलग अलग है। दोनों को कंबाइन करके देखा जाता है। तो कंबाइन करके, जो आपने सुना होगा मोबाइल में कॉम्बो शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो कॉम्बो करने का मतलब टच स्क्रीन, मतलब टच पैनल जो होता है वो, और आपका डिस्प्ले, दोनों का कॉम्बिनेशन को कॉम्बो कहते हैं। तो अगर हम सेपरेटली टच स्क्रीन की बात करें या टच पैड की बात करें, एक तो टच पैड आपके लैपटॉप में होता है वो अलग है। ठीक है, जो माउस का काम करता है वो अलग मामला हो गया। मैं टच स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। तो टच स्क्रीन आपका सीधा सीधा इनपुट डिवाइस होगा, डिस्प्ले आपका आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, गलती ना हो भूल से भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रिंटर के टाइप्स को। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। देखिए, प्रिंटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक प्रिंटिंग मेथड के हिसाब से और दूसरा उसके टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, प्रिंटिंग मेथड मतलब कैसे प्रिंट करता है। ठीक है, कैसे, ये कैसे मतलब वो वाला कैसे ना, कि एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, कि लाइन प्रिंट करता है, कि पेज प्रिंट करता है। और हम टेक्नोलॉजी को देखेंगे कि कैसे प्रिंट करता है, तरीका क्या होगा। तो तरीके के आधार पे इसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझाता हूँ, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। फ्लो चार्ट की बात करते हैं, फ्लो चार्ट से समझते हैं ये यहां से समझिए। देखिए, 2 प्रकार से बांटा गया है, 2 सेगमेंट है इसके। एक सेगमेंट है आपका प्रिंटिंग की क्षमता के अनुसार, और दूसरा आपका टेक्नोलॉजी बेस, इसके तकनीक के आधार पर कि कितना कर सकता है, इसकी क्षमता कितनी होती है और किस तरीके से कर सकता है। तो अगर प्रिंटिंग के मेथड की बात करें तो ये 3 प्रकार से, कैरेक्टर, लाइन और पेज। कैरेक्टर, लाइन और पेज। और एक टेक्नोलॉजी की बात करें तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, तो जहां पे कागज और जो पेपर होता है, और पेपर और हेड के बीच में जो प्रिंटिंग हेड होता है उसके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, स्ट्राइक होता है, वहां पे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जहां पे स्ट्राइक नहीं होता है, दोनों के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, उसे नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। तो बस बेसिकली डिफरेंस दोनों के बीच में यही है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बीच में। ठीक है, तो पहले हम प्रिंटिंग मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 इसका क्लासिफिकेशन है, एक आपका कैरेक्टर, एक आपका लाइन और तीसरा आपका पेज। देखिए, तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं। पेज में भैया केवल एक ही है, लेजर, इसकी एक बादशाहत है, इसको चुनौती देने वाला कोई अभी है नहीं। तो पेज प्रिंटर की बात करें तो केवल और केवल एक लेजर, आसानी से आपको याद रहेगा, और सबसे ज्यादा मार्केट में फ्रिक्वेंटली यूज किया जाने वाला प्रिंटर यही होता है। लाइन की अगर हम बात करें तो लाइन में देखिए,
अगर ये आपको ऐसे याद रखना है, बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। अगर किसी आदमी को लाइन पे लाना होता है, जो लाइन से क्या हो गया डी लाइन हो गया हो, तो अगर उसको लाइन पे लाना है तो बैंड बजाना पड़ता है, चैन से पीटना पड़ता है, ड्रम। समझ लीजिए मारपीट वाला मामला, वैसे ही फीलिंग आ रही है सुनने से, बैंड चैन ड्रम। ठीक है, तो पीटने पाटने वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, समझ लीजिए कि पीटने पाटने वाला कॉन्सेप्ट कब आता है, जब हमको किसी को लाइन पे लाना होता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको, बैंड चैन ड्रम। ठीक है, पीट पाट के लाइन पे ले आओ, तो ये आपका लाइन प्रिंटर हो गया। बाकी जितने बच गए सबके सब आपके क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर प्रिंटर। आपको ऐसे याद करना है। तो लेजर का मामला चला गया पेज में, बैंड चैन ड्रम इसका मामला चला गया लाइन में, और डेजी, गोल्फ बॉल, टेली प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंक जेट याद रखेंगे ना, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है भाई। एक एग्जामिनेशन में एक जो हाथकरघा विभाग का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इसको ले लिया था, सॉरी इसको लिया है कैरेक्टर, और एक बार इसको ले लिया था लाइन। तो देखेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे ना, मैं इसमें आपको स्टार मार्किंग कर देता हूँ, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मैटर है। तो आप अपने हिसाब से, अपने कहते हैं ना, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कहेगा उसके हिसाब से आप निर्णय ले लेंगे कि क्या वहाँ उस समय वस्तु स्थिति क्या बनती है। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मैटर है, 2 बार लिया हुआ है, दोनों व्यापम अपने 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 रीजन देता है क्या है कैसे। ठीक, दूसरे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस पे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। देखिए, तो अब जहां पे जिस प्रिंटर और प्रिंटिंग हेड के बीच में स्ट्राइक होगा, कांटेक्ट होगा, ठीक है, स्ट्राइक होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे भी आप एक को याद करिए, डॉट मैट्रिक्स, डेजी। अब ये तीनों के तीनों यहाँ पे आ गए। ये देखो क्या है, ऐसा नहीं है कि जो प्रिंटर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो प्रिंटर इधर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये जो प्रिंटर है वो इधर नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रिंटर को किस एंगल से देख रहे हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। अगर हमारा पर्सपेक्टिव है कि हम उसको क्षमता के बेसिस पे देख रहे हैं, तो हमें सब प्रिंटर को क्षमता के हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर हम टेक्निकल बेस पे देख रहे हैं तो भाई प्रिंटर तो प्रिंटर ही रहेगा ना, वो चेंज होने वाला थोड़ी ना है। आपका नजरिया चेंज हो रहा है, तो नजरिया चेंज हो रहा है तो हम उसको अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो फिर पीटने पाटने वाला, बैंड चैन ड्रम, गोल्फ बॉल, बॉल को भी पीट देते हैं, फुटबॉल समझ लीजिए, गोल्फ बॉल मारने का ही काम आता है। तो जब कभी भी मारने पीटने वाली बात आएगी, मतलब समझ लीजिए वहां पे इम्पैक्ट तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप बिना इम्पैक्ट के किसी को मार पीट सकते हैं, तो मार पीटने का मामला आएगा, मतलब समझ लीजिए इम्पैक्ट है। तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, गोल्फ बॉल, चैन, डेजी, ऐसे देखते तो लगने से ही, मतलब पढ़ने से ही लग रहा है मारपीट वाला कहानी है करके, तो आप याद रखेंगे ऐसे ही। चलिए, तो प्रिंटर से मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन लगभग लगभग आता ही आता है, इसके बिना तो एग्जाम नहीं होता। तो मुझे आई होप कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनाने में मदद मिलेगी। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं प्लॉटर को। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ प्लॉटर, प्लॉटर के प्रकार। तो प्लॉटर भाई 2 प्रकार का होता है। प्लॉटर किस में आएगा, सबसे पहले तो प्लॉटर है आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, प्लॉटर कैसा डिवाइस है, तो प्लॉटर है आपका आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट करने के काम आता है, इससे हम लोग आउटपुट मिलते हैं। कैसा आउटपुट मिलेगा, तो हार्ड कॉपी आउटपुट, देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो चीजें मिलेंगी उसको। स्कैनर, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट कराते हैं। कैसा इनपुट, तो सॉफ्ट कॉपी इनपुट। ठीक है, कैसा इनपुट होगा, सॉफ्ट कॉपी इनपुट होगा। देखिए, तो प्लॉटर जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक ड्रम प्लॉटर और एक फ्लैट बेड। ड्रम और फ्लैट बेड। स्कैनर, स्कैनर आपका बस आपको यही याद रखना है ना, 2 प्रकार के प्लॉटर होते हैं, कैसा है तो आउटपुट डिवाइस बस। फ्लैट बेड, शीट फेड, हैंड हेल्ड, ड्रम स्कैनर, फोटो स्कैनर और फिल्म स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है, जिसपे जो स्क्रीन होती है इसके अगेंस्ट हम कुछ भी चीज रख दें, सेव रख दें, केला रख दें, कुछ भी चीज रख दें, चाबी रख दें, कुछ भी रख दें, वो चीज उन चीजों को स्कैन कर लेगा, इसको बोलते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। शीट फेड क्या होता है, जिसमें एक पेपर का कट जो होता है, एक पेपर का टुकड़ा, सर्टेन साइज ऑफ पेपर, ठीक है, उस पेपर के टुकड़े को ही वो स्कैन कर पाएगा। आप बोलेंगे कि ये बड़ा वाला को स्कैन कर दे, नहीं, उसकी एक लिमिटेशन होती है, वो केवल उसी को स्कैन कर सकता है। हैंड हेल्ड क्या होता है, हैंड हेल्ड वो स्कैनर होता है जो आपका VCR जो हम यूज करते हैं ना, बार कोड, तो जो बार कोड को स्कैन करने के काम आता है उसको हम हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं। एक होता है ड्रम स्कैनर। ठीक है, ड्रम स्कैनर, ये ड्रम होता है, ड्रम से स्कैन कर करके बस यूं टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट मूव करता है, उसे स्कैन हो जाता है। फोटो स्कैनर होता है, फिल्म स्कैनर होता है। तो ये आपके स्कैनर के प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये स्कैनर के प्रकार हो गए, आपके प्लॉटर के प्रकार हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, मान के चलिए। आगे बात करते हैं हम कंप्यूटर के यूनिट की, मेमोरी यूनिट की। देखिए मेमोरी यूनिट में क्या क्या है। तो मेमोरी यूनिट में सबसे पहले बिट बाइट का कॉन्सेप्ट आता है। भाई बिट और बाइट की बात करते हैं, तो बिट और बाइट, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से चलता है कि 1 बिट बराबर कितना होता है। अगर आपसे पूछेगा कि 8 बिट बराबर कितना, जैसे ऑप्शन में दे दिया 0, एक ऑप्शन में जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया, ये बी दे दिया 1, ये सी दे दिया 0 या 1, यहाँ पे डी दे दिया 0 और 1, ठीक है, और 1। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 बीट बराबर होता है 0 या 1।
ध्यान रखेंगे। एक इनिशियल लेवल का क्वेश्चन हो सकता है 0 या 1, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब इसके पीछे पूरी जो कहानी है, पूरा जो गणित भूगोल विज्ञान सब चीज है वो ट्रांजिस्टर का है। ठीक है, पूरा खेल ट्रांजिस्टर का है। ट्रांजिस्टर एक स्विचिंग डिवाइस होती है। ठीक है, एक स्विचिंग डिवाइस है जिसमें चीजें मतलब अर्धचालक से बनता है, तो अर्धचालक से बनने के कारण वो बार बार स्विचिंग करते रहते, स्विचिंग डिवाइस होता है। इसके कारण ये 0 1 का चक्कर चलता है और सारी चीजें कंप्यूटर में 0 1 से चलती है, क्योंकि कंप्यूटर मल्टीपल ट्रांजिस्टर से मिलकर के बनता है। ठीक है, इसलिए पूरा कहानी 0 1 का रहता है। तो यहाँ पे 1 बाइट बराबर 8 बिट। ठीक, ये आपको मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया भी होगा और आगे पढ़ाऊंगा भी जैसे क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है, हमारे हॉस्टल वार्डन के लिए सेपरेट बैच शुरू हो रहा है, तो सेपरेट बैच की जो क्लासेस है वो आपको बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। वहाँ पे सिर्फ टारगेट किया जाएगा और जितना डीप हो सकता है हर दिन एमसीक्यूज क्वेश्चन करा करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में हो सकता है, पर डे आपको 10 क्वेश्चन, और उसके अलावा जितना डिटेल में हम कंप्यूटर को पढ़ सकते हैं उतना डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे से यहाँ से बन जाए, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल वार्डन में मान के चलिए कि बहुत बड़ा खेल है कंप्यूटर का। ठीक है, मैथ्स और कंप्यूटर, ये दो चीज़ों को जिन्होंने कवर कर लिया, समझ लीजिए सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और जैसा व्यापम अपना पैटर्न चेंज कर रहा है लगातार, अगर इस बार ऐसा पैटर्न चेंज हुआ कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 100 अगर क्वेश्चन के एग्जामिनेशन होंगे, तब तो और कंप्यूटर का रोल बढ़ जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन आया और 50 नंबर का एक तरफा कंप्यूटर दिया, तो समझ सकते हैं कि आप कितना गेम चेंजिंग फैक्टर होगा ये। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी अपने को नोटिस करते चलना है। तो ये इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, आगे का मामला क्या है। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, आपसे पूछेगा कि सब विच इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर। द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज बिट। ठीक है, सबसे छोटी बिट, बिट से बढ़ करके बाइट, और फिर उसके बाद फिर किलो बाइट, मेगाबाइट। जैसे हम लीटर मिलीलीटर में बढ़ते चले जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी बढ़ते चले जाता है। यहाँ पे मैं आपको केवल एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि आप जैसे जैसे हमारी यूनिट बढ़ते चली जाएगी, तो भाई टेराबाइट तक तो सबको पता है, टीबी तक तो ऑलमोस्ट बच्चा जानता है कि हम मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं तो इतना टीबी, उतना टीबी, इतना जीबी, तो जीबी से ऊपर टेराबाइट तक सबको पता होता है। इसके आगे की कहानी आपको समझनी, तो ये कोड याद रखेंगे, पेजी बीजी, पेजी बीजी। ठीक है, P फॉर पेटाबाइट, E फॉर हेक्साबाइट, Z फॉर जोट्टोबाइट, Y फॉर योट्टाबाइट, B फॉर ब्रोंटोबाइट एंड Z फॉर जियोबाइट। ठीक है, पेजी बीजी, ये याद रखेंगे, इससे आपका पूरा मेमोरी यूनिट कवर हो जाएगा। क्योंकि टीबी तक हमको पता होता है, टीबी के आगे की जो कहानी है वो पेजी बीजी की है। P फॉर पेट्टा, E फॉर हेक्सा, Z फॉर जोटा और Y फॉर योटा, B फॉर ब्रोंटो। ये सब लैटिन वर्ड होते हैं, इनको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। हमारे जो शब्द होते हैं हिंदुस्तान की या जो हमारी हिंदी होती है वैसी नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ने में उटपटांग लगता है ज़रूर, बट पटांग लगने से चीज़ें बदल नहीं जाएंगी, वो पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, टेराबाइट और गीगाबाइट, मेगाबाइट, जैसे जैसे हम ग्रेजुअली ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, हमारी मेमोरी की यूनिट जो बढ़ते चली जाएगी, तो हमको यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 2 टू द पावर में, 2 के घात में पूछा जाता है। तो देखिए जैसे जैसे हम मेमोरी यूनिट को बढ़ाते जाएंगे, अगर उसको 2 टू द पावर में लिखा गया है, तो मान के चलिए उसमें आपको 10 जोड़ना है। देखिए यहाँ पे अगर किलो बाइट को हम बाइट के फॉर्म में लिखते हैं तो 2 टू द पावर 10, इसी को अगर हम मेगाबाइट के फॉर्म में लिखते हैं तो 2 टू द पावर 20, इसी को अगर हम गीगाबाइट के फॉर्म में लिखते हैं तो 2 टू द पावर 30, इसी को अगर हम इसमें लिखते हैं तो 40, फिर बढ़ते जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर हम 2 के पावर में लिखते हैं तो इसमें हमको क्या करते चलना है, 10 प्लस करते चलना है, 10 जोड़ते चलना है। और इसी को अगर हम 10 के घात में लिखें, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना, ये लगभग के बराबर आती है, इसको लगभग बराबर बोलते हैं। तो अगर हम इसके पावर में लिखें तो आपको क्या करना है, इसके जो पावर होगा, इसका जो घात होगा, उसमें हमको 3 जोड़ते चलना है। बस यही कहानी है, यही यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशंस है, बाकी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, जो परेशानी पैदा हो रही है, जो आजकल नया नया पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का जो पैटर्न मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उस समय मैं आपको और इसको एक्सपांड करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। बहरहाल आप केवल इतना समझ लीजिए कि अगर मेमोरी यूनिट बढ़ते चली जाती है तो प्रत्येक स्टेप पर, जैसे ये किलोबाइट के आगे पहला स्टेप हो गया आपका मेगाबाइट, इससे आगे का स्टेप है गीगाबाइट, इसके आगे का टेराबाइट, तो जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाते हैं, आप मान के चलिए कि आपको वहां पे अगर उसको 2 टू द पावर में लिखा हुआ है तो आपको 10 प्लस करते चलना है, और अगर इसको 10 की घात में लिखा हुआ है तो आपको 3 प्लस करते चलना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा 2 टू द पावर 40, 2 टू द पावर 50, 2 टू द पावर 60, यहाँ पे बात करेंगे 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 18। ठीक है, ये इस प्रकार से चलते चला जाएगा।
तो ये बस मैं आपको केवल इतना ही समझाना चाह रहा था यहाँ पे। तो जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ेगी ये पेजी बीजी को याद रखेंगे, इससे आपका फिर क्वेश्चन मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ को लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप पीडीएफ ले सकते हैं और आप कुछ प्रिंट आउट करा करके आप इसको बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार, टीबी हो गया, पीबी हो गया, ईबी हो गया, जेडबी हो गया, वाईबी हो गया, बीबी हो गया और ये आपका जियोबाइट हो गया, ये आपका इस प्रकार से। ठीक है, पेजी बीजी, ठीक, ये भी देख लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है हमारा मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हम देख लेते हैं, फिर हम बाकी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अब अभी क्वेश्चन बनने शुरू हो चुके हैं। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, सबसे ज़्यादा चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल में चलता है वो है आपका एंड्रॉयड। गूगल का एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा, मान के चलिए 80% प्लस पूरी दुनिया में जो यूज़र है, मोबाइल यूज़र, अगर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का की हम बात करें, उसको अगर कंसिडर करें तो 80% प्लस जो यूज़र हैं वो एंड्रॉयड के यूज़र मिलता है। ये गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम को iOS कहते हैं। विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है माइक्रोसॉफ्ट। ये एक हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको पीसी पे भी देखने को मिलता है और मोबाइल पे भी देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि क्वेश्चन इससे आ ही जाएंगे, बट कभी कभी ऑप्शन टकरा जाता है, तो यू शुड नो कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। सिम्बियन, ये नोकिया कंपनी का है, नोकिया कंपनी के मोबाइल में, हालांकि नोकिया अब आउट ऑफ डेट हो चुका है। बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग के मोबाइल में आया करता था, अभी ये भी एंड्रॉयड बेस्ड हो गया है। रिम ब्लैकबेरी के मोबाइल में आया करता था, पाम ओएस गैरेट के मोबाइल में आया करता था, मियोज, ठीक है, मियोज, और ये आपका मीगो, ये भी नोकिया में आता था। मीगो में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, आई मीन नोकिया में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिम्बियन और दूसरा मीगो। फ्लिम ऑपरेटिंग सिस्टम, Xiaomi MIUI जिसको बोलते हैं, जान रहे होंगे आप, यूज करते होंगे। ऑक्सीकिन, बाकी इधर सब बकवास है, ठीक है, ऑप्शन में दिखेगा तो ठीक है, ये तो आपको याद नहीं करने, उतने में आपका काम चल जाएगा। Xiaomi तक आप याद रखेंगे, ऑक्सीकिन वैसे देखेंगे तो ढेर सारे हैं, ठीक है। देखो भाई क्या होता है ना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे बनने लायक होते हैं, बस कोशिश ये करनी है कि हमको सरल क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। सरल क्वेश्चन को जो गलत किया वो इस भवसागर में फंसा ही रहेगा बस, क्योंकि उस क्वेश्चन को दुनिया के हर आदमी, जो भी पेपर देने वाला व्यक्ति है, वो हर कोई बनाएगा। आपको ट्रेडिशनल क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अगर आपने ट्रेडिशनल क्वेश्चन को गलत किया तो आपके फिर सर्वाइव करने के कोई चांसेस नहीं बनते। तो कोशिश करनी है कि इन क्वेश्चन को, जो टफ लेवल का क्वेश्चन है, वो किसी से नहीं बनने वाला। अब उठपटांग टाइप का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का उठा के दे दे और आपसे पूछे तो वो किसी से नहीं बनने वाले, मान के चलिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। तो सबसे पहले ये मैं आपके जहन से एक मिथ दूर कर दूं कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स का जो मामला होता है, वो लोग क्या समझते हैं, ओपन सोर्स मतलब जिसका पैसा नहीं लगता और क्लोज सोर्स मतलब जिसका पैसा लगता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ये बातें पार्शली राइट हैं बट फुली राइट नहीं है, ठीक है। देखिए क्या होता है, ओपन सोर्स मतलब वो होता है जिसके सोर्स कोड में, जैसे प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोडिंग करनी पड़ती है, तो जो कोडिंग होता है उस कोडिंग को ओपन रखते हैं। इसमें कोई भी चाहे व्यक्ति आकर के कस्टमाइजेशन कर सकता है, जिसको ट्विकिंग कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति इसमें ट्विक कर सकता है। तो जहां पे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में या जिस सॉफ्टवेयर में ट्विकिंग पॉसिबल हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम और क्या बोलना चाहिए, क्या उसको कोडिंग, ठीक है, कोड जो होता है, इस सब चीज का लेना देना एक ही चीज से है। आप सॉफ्टवेयर बोलें, आप एप्लीकेशन बोलें या प्रोग्राम बोलें, इन सब का लेना देना लगभग एक जैसा होता है। माइनर डिफरेंस है इनके बीच में, टेक्निकल डिफरेंस करना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उन सॉफ्टवेयर को कोडिंग की जाती है, उसको बताया तो उसमें सारी चीज़ों को उसको पहले समझाया जाता है। तो जब समझाने की बारी आती है तो वहाँ पे उसका सोर्स कोड होता है, तो जिसके सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आप एंड्रॉयड को ले लें, ठीक है, एंड्रॉयड जो होता है, एंड्रॉयड को जब गूगल कंपनी देती है, उसके बाद हर कोई जो मोबाइल कंपनी होती है, वो मोबाइल कंपनी क्या करती है, उसमें अपने हिसाब से थोड़ी चीज़ों को कस्टमाइज करती है, तो उसको, उस कस्टमाइजेशन की प्रक्रिया को हम ट्विकिंग कहते हैं। तो जहाँ पे ट्विकिंग पॉसिबल हो, ठीक है, उसको कहते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और जहाँ पे ट्विकिंग पॉसिबल ना हो उसको कहते हैं क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई आपको केवल क्लोज सोर्स को पढ़ना है, ध्यान रखेंगे कम समय में। अगर आप इसको पढ़ लिए, देखिए जो बोल्ड है, मान के चलिए सब एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ओपन सोलेरिस पूछा हुआ है, स्यूज को पूछा हुआ है, स्यूज लाइनक्स को पूछा हुआ है, डेबियन को पूछा हुआ है, जो आपको बोल्ड दिख रहा है फेडोरा, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी मैशिनटोस को पूछा हुआ है, सोलेरिस को पूछा हुआ है, स्काई ओएस को पूछा है, माई एसक्यूएल को पूछा हुआ है, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, राइट।
तो हमको क्या देखना है, जिसके सोर्स कोड में चेंजेस नहीं कर सकते वो क्लोज सोर्स, जिसके सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हैं वो ओपन सोर्स। देखिए तो यहाँ पे विंडोज, ये मैशिनटोस नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। इसके अलावा आपका iOS, ब्लैकबेरी ओएस, सोलेरिस, ठीक है, सोलेरिस आ जाएगा आपका, इसमें पीसी डॉस आ जाएगा, स्काई ओएस आ जाएगा और माई एसक्यूएल आ जाएगा। ये सारे आपके ऐसे क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल है मतलब इनके आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं, आपको इसके लिए पे करना पड़ता है, ठीक है। ये पेड सॉफ्टवेयर है, इसको कहते हैं क्लोज सोर्स, ठीक। चलिए तो आपको केवल एक को याद रख लेना है क्योंकि इसके बीच की कोई कड़ी नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप क्लोज सोर्स को याद करें, इसके बाहर जो आता है वो ओपन सोर्स हो जाएगा सीधा सीधा। और खास करके जो वहाँ पे 8-10 जो नाम दिए गए हैं उसको तो आपको एकदम याद रखना ही रखना है। तो विंडोज, मैसिंटोस, ठीक है, ब्लैकबेरी ओएस, सोलेरिस, स्काई ओएस और माई एसक्यूएल, ये आपका कॉमर्शियल है, पेड है, पैसे चुकाने पड़ते हैं और इनके सोर्स कोड में चेंज नहीं कर सकते, राइट। दिस इज द सेंट्रल मैसेज। देखिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया क्या होता है, तो भाई मल्टीमीडिया वो होता है जिसमें एक साथ कई सारे, मल्टीमीडिया, मीडिया माने माध्यम, मल्टी माने कई, तो जहाँ पे हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे माध्यम का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे साउंड भी होता है, वहाँ पे एनिमेशन भी होता है, सब चीज होता है, उसको कहते हैं मल्टीमीडिया। तो पावर पॉइंट, पेंट ब्रश, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, कैड कैम, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, माया, फ्लैश, पिकासा, कंप्यूटर गेम्स, 3D मैथ, ये सब आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। आप केवल इतना जानेंगे कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे विजुअलाइजेशन भी होता है, जहाँ पे साउंड भी होता है, उस सबको हम मल्टीमीडिया कहते हैं, ठीक है। एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी अभी करंट में चल रहा था, भारत का लेटेस्ट, कि सूचना प्रसारण मंत्रालय से एक सर्कुलर जारी हुआ था कि अब भारत में सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लाया जाएगा जो स्वदेशी होगा, जो भारत के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाएगा, वो है माया। ध्यान रखेंगे, भारत का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया। और भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है पूछेगा तो बॉस, याद रखेंगे, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, बॉस, ठीक है। ये बॉस भारत का है, नाम ही भारतीय टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम बॉस, याद रखेंगे, भारतीय है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आपका वर्जन, विंडोज का वर्जन है, कौन कौन सा वर्जन है ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विंडोज का वर्जन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए मेरी कोशिश है कि जितना ज़्यादा हो सकता है चीज़ों को टच करने की, और बाकी तो आप पढ़ेंगे, इसके बाद मैं एमसीक्यू की सीरीज चलाऊंगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। 3.0 यही सक्सेसफुल वर्जन रहा, इसके पहले भी आया था बट वो गिनने बस का है। विंडोज 1.0 भी आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बट वो सक्सेस नहीं रहा था। तो 3.0 से अपन कंसिडर करना शुरू करते हैं। विंडोज 95, 98, मिलेनियम, ये 2000 में आया था इसलिए इसका नाम मिलेनियम रखा गया था। एक्सपी सबसे सफलतम सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था, सॉरी वर्जन था ये विंडोज का, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे सक्सेसफुल वर्जन। विस्टा, इसके बाद आया था विंडोज 7, विंडोज 7 के बाद विंडोज 8, ठीक है। ध्यान रखेंगे विंडोज 9 नहीं आया था, ध्यान रखेंगे ना, विंडोज 9, आप सीधा सीधा क्वेश्चन एक बार आया था, इनमें से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन है। 7, 8, 9, 10 लिख दिया था, 9 नहीं है, बीच में गैप आया था, क्यों गैप किया ये लोग जाने, ठीक है। तो 7 के बाद 8, 9 नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। 10 आएगा, इसके बाद विंडोज 11, फिर विंडोज सर्वर, विंडोज एनटी, ठीक है। तो यहाँ से जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो विंडोज 9 का, विंडोज 9 दे देता है, विंडोज 9 नहीं है। तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है पूछेगा तो लेटेस्ट वर्जन है आपका विंडोज 11, ठीक, लेटेस्ट वर्जन है ये। देखिए लिस्ट ऑफ वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब वेब ब्राउजर हैं क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ब्राउजर एवं इसके प्रकार, तो आप यहाँ पे समझ जाइए। ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम या गूगल क्रोमियम, यूसी ब्राउजर, मैक्सथॉन, रॉकेट मेल, सी मंकी, डीप नेट, एवॉन्ट है, एवॉस्ट नहीं है, कैमिलियन, ठीक है, ओमनी वेब, ये सब आपके वेब ब्राउजर हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है तो वेब ब्राउजर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर और इंटरनेट के बीच में ब्रिज का काम करता है, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आपको इंटरनेट पर मौजूद चीज़ों को अगर एक्सेस करना है, उनको इस्तेमाल करना है तो यू शुड यूज वेब ब्राउजर, ठीक है। बिना सॉफ्टवेयर के चीज़ हम चीज़ों को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हमें इंटरनेट पर मौजूद चीज़ों को हम एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है वेब ब्राउजर, ठीक। अगला देखते हैं सर्च इंजन। व्हाट इज सर्च इंजन, पहली बात तो सर्च इंजन भी एक कॉम्प्लिकेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है। एक प्रोग्राम है, इसको भी डिजाइन किया जाता है प्रोग्रामर्स के द्वारा। एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से सर्च इंजन क्या करता है, तो ये बेसिकली 3 इसका एल्गोरिदम होता है, ठीक है। वर्तमान में जो लेटेस्ट सर्च इंजन ट्रेंड में है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करता है, ये क्राउलिंग करता है,
क्राउलर्स होते हैं। क्राउलिंग करने के बाद ये क्या करेगा, उसकी इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग करने के बाद क्या करेगा, फिर उसकी लिस्टिंग प्रोवाइड कर देता है, फिर आपको मिल जाता है लिस्ट। जैसे आप गूगल सर्च करते हैं तो आपने जो कीवर्ड डाला है उस कीवर्ड के बिहाफ में आपको जितने सारे लिस्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं उसको बोलते हैं लिस्टिंग। तो क्राउलर, क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और लिस्टिंग, ये 3 एल्गोरिदम पर काम करता है सर्च इंजन। ठीक है, तो गूगल दुनिया जानती है, कभी नहीं पूछेगा। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है, ये पूछता है ना किसका है, बिंग सर्च इंजन किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट। याहू का याहू, एमएसएन भी एक सर्च इंजन है, ध्यान रखेंगे। अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा के बारे में आपको बस, क्योंकि इसकी सर्विस बंद हो चुकी है, अल्टा विस्टा बेसिकली है क्या, तो एक ही क्वेश्चन बनता है जो है अल्टा विस्टा क्या है। तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, 2013 में याहू ने खरीद लिया था, वो ऑफिशियली शट डाउन कर दिया गया है। इतनी ही बातें हैं इसमें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक नया टाइप का क्वेश्चन अगर चलने को देखेंगे तो ये यांडेक्स रसिया का सर्च इंजन है ये। ठीक है, बाइडू चाइना का सर्च इंजन है, पूछा जा चुका है कई बार, कहाँ का सर्च इंजन है, चाइना का सर्च इंजन है। गीगा ब्लास्ट पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है, इसलिए बोल्ड है ये। ठीक, यूनिडेम चाइना का है, चाइना जापान दोनों यूज करते हैं। साइरस एक साइंटिफिक चीजों को यूज करने का सर्च इंजन है, अगर आपको साइंटिफिक चीजें सर्च करनी है तो साइंटिफिक सर्च इंजन है साइरस। साइरस क्या है, तो साइंटिफिक वैज्ञानिक सेक्टर की चीजों को सर्च करने के काम आता है, उसको कहते हैं साइरस। नाम में ही साइंस छिपा हुआ है, तो साइरस याद रखेंगे। ठीक, डक डक गो चाइना, सॉरी अमेरिका, डक डक गो कहाँ का है, अमेरिका का है। तो सर्च इंजन से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा सर्च इंजन कौन सी कंट्री का है, तो डक डक गो अमेरिका, ये आपका बाइडू चाइना, यांडेक्स रसिया, गीगा ब्लास्ट, बिंग माइक्रोसॉफ्ट ये भी अमेरिका का ले सकते हैं, गूगल इसको भी आप चाहे तो अमेरिका ले सकते हैं, याहू ये भी अमेरिका का है, एमएसएन ये भी अमेरिका का है, अल्टा विस्टा ये भी अमेरिकन है। ठीक है, तो बेसिकली जो सर्च इंजन है वो ज़्यादा, हालांकि कंप्यूटर सेक्टर पे ना, आईटी के सेक्टर पे अमेरिका का एक छत्रराज, इसकी बादशाहत को कोई चुनौती देने वाला नहीं है अभी। चलिए, तो ये आप देख लेंगे कौन कौन सी कंट्री का है, ये याद रखेंगे। जापान का पड़ांग नाम है गू। ठीक है, तो जापान का हॉटबॉट, गू, लाइकोस, क्यूल, वेब क्राउलर, गूगल यहाँ पे 2 बार आ गया, बेस, ask.com, ठीक है, वॉल्फ्राम, साइंस डायरेक्ट, ये सब आपका। ठीक, ये आपके सर्च इंजन हो गए, ये आपका वेब ब्राउजर हो गया। देख लेंगे, सबको रटना है भाई, सीधा सीधा चिपका करके रखिए अलग अलग जगह पे स्टिक कर करके, और बार बार देखते चलिए, तभी याद होगा। नहीं तो एग्जाम में इसका उसमें याद आता है, उसका उसमें याद आता है। देखिए, एक चीज आपको याद रखना है, जो स्पेशल बातें हैं यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ भारत का वेब ब्राउजर कौन सा है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउजर, एक क्वेश्चन चलता है, तो इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउजर है इपिक। ये इपिक माने काव्य, समझ लीजिए महाकाव्य, काव्य, इपिक, ये भारत का वेब ब्राउजर है। ठीक है, टॉर भी एक वेब ब्राउजर होता है जो डार्क वेब में इस्तेमाल होता है, डार्क वेब अलग ही दुनिया होती है। चलिए, ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं करते, डिस्कशन नहीं है यहाँ पे, हमको ब्रीफली चीज़ों को एनालिसिस करना है। फाइल एक्सटेंशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, फाइल एक्सटेंशन देख लेंगे। एक्सटेंशन एक्चुअल में क्या होता है, एक्सटेंशन मतलब ये होता है कि हमने जैसे कोई भी काम किया कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे काम करने के पश्चात उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, फाइल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो फाइल कौन से टाइप का है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का ये एक तरीका होता है एक्सटेंशन। जैसे भाई हम लोग क्या करते हैं, सरनेम लगाते हैं ना, काइंड ऑफ समझ लीजिए वैसा ही है। ठीक है, समझने के पर्सपेक्टिव से समझिए। एक्सटेंशन इज व्हाट, एक्सटेंशन इज जस्ट लाइक अ सरनेम, बस जैसे सरनेम से पता चल जाता है, ठीक है, कि भाई नाम से पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की है, वैसे एक्सटेंशन से पता चल जाता है कि वो फाइल किस फॉर्मेट का है, उस फाइल का रूप क्या है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो डॉक्स, ठीक है, डॉक्स का हो जाएगा वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है डीओसी, टेक्स्ट फाइल का होता है टीएक्सटी, एक्सेल का एक्सटेंशन होता है एक्सएलएस। ठीक है, एक्सएलएस एक्सेल का एक्सटेंशन है, एमएस एक्सेल का। एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कोई भी भाई एग्जीक्यूट होता है, जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, रन करा सकता है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल। पेज मेकर का होता है पीएमडी, जेपीजी का होता है जेपीजी या जेपीईजी भी आता है। बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है बैक, बेसिक प्रोग्राम फाइल का होता है बेस। वेब क्या है, साउंड फाइल है। ई जावा क्या है, जावा का। पीडीएफ का डॉट पीडीएफ लिखा आता है। इमेज का डॉट जेपीजी, डॉट जीआईएफ, डॉट बीएमपी, डॉट टिफ, ये सब आपका है इमेज का। वीडियो का होता है, वीडियो फाइल क्या क्या है, तो वीडियो फाइल का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो फाइल के एक्सटेंशन में आपको MP4, AVI, MPG, MPG4, ये सब आपको वीडियो का एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, पढ़ लेंगे इसको, रटना है सीधा सीधा। आगे बात करते हैं कंप्यूटर वायरस। ठीक है, देखिए कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस भाई एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को हार्म करने के लिए, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किसी ऐसे सरफिरे के द्वारा बनाया जाता है जिसका उद्देश्य होता है कि कंप्यूटर में मौजूदा फाइल को या प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, ये एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है बस। तो हमको जानना है कंप्यूटर वायरस के नाम। तो एक देखिए, हैप्पी बर्थडे जोशी भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस। सी ब्रेन,
पहला IBM वायरस कहते हैं इसको, पाकिस्तानी दो बंधु ने बनाया था इसको। मंकी, वान हाफ, माइकल एंजेलो, क्रीपर, ये पहला कंप्यूटर वायरस है। ध्यान रखेंगे ना, स्पेशल क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो क्रीपर। क्रीपर मैंने समझ लिया कीड़ा टाइप से, ठीक है, क्रीपर। वंदे मातरम, चंगू मंगू, अब जैसा नाम से आपको लग रहा होगा ये सब वही लोग बना सकते हैं, चोर लोग, ठीक है, पाकिस्तान में निर्मित कैंसर, ठीक है। तो चंगू मंगू, आई लव यू इंडोनेशिया का है, ठीक है। ये लव बग, इल क्लोनर, एप्पल पीसी पे अटैक करने वाला पहला वायरस इल क्लोनर, माइडो मेलिसा, ये सब आपके वायरस हैं जो नाम आपको याद रखने सीधा सीधा, ठीक है। क्या ये सब वायरस के प्रकार हैं? इल क्लोनर किस में आया था? तो इल क्लोनर आया था एप्पल के पीसी पर। मेलिसा, रेड कोड, एसक्यूएल, स्लैमर, घोस्ट बॉल, CIH, रूट किट, नेटवॉर्म, ब्लास्टर, कॉन्फ़िगर, ये सब आपके नाम हैं किसके? वायरस के। वायरस क्या है? तो वायरस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। इधर देखते हैं, अब वायरस है तो वायरस का सॉल्यूशन भी रहेगा, एंटीवायरस। देखिए तो एंटीवायरस कौन कौन सा है? नॉर्टन, मैकेफी, क्विक हिल। देखिए इसको क्विक हिल को किक हिल लिख देता है ना हिंदी वाले। देखो भाई, मैं एक चीज़ आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आप भले ही कितने हिंदी भाषी हो या आपको हिंदी पढ़ना अच्छा लगता होगा, हर किसी को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, नो डाउट हिंदी इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज, बट यहाँ पे ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और आप कोशिश करें कि इस टेक्निकल सब्जेक्ट को अगर आप इंग्लिश से बनाते हैं तो इट कुड बी मच बेटर, आपके गलती होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस क्विक हिल के चक्कर में, एक बार आया था ये क्वेश्चन तो उसको किक हिल लिखा था, तो वो किक हिल के चक्कर में ये गलत हो गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये क्विक हिल है, ठीक। अगला हम बात करते हैं एवास्ट, एवीरा, नेट प्रोटेक्टर, NPAV, विप्रे, एफ-वॉट, कैस्परस्काई, एवीजी, ट्रेंड माइक्रो। फर्स्ट एंटीवायरस अगर पूछेगा आपसे, देखिए जोड़ीदार है दोनों, फर्स्ट वायरस तो क्रीपर, फर्स्ट एंटीवायरस तो रीपर, क्रीपर और रीपर की जोड़ी है, ठीक है। तो दुनिया का पहला एंटीवायरस, फर्स्ट एंटीवायरस, तो फर्स्ट एंटीवायरस इज रीपर, और वायरस पूछेगा तो क्रीपर, क्रीपर और रीपर, बस। सोशल नेटवर्किंग साइट सब लगे पड़े रहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, लिंक्डइन, याहू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, स्काइप, वाइबर, लाइन, कोरा, बजनेट, कू, इंडियन है, ध्यान रखेंगे, कू जो है वो इंडियन है, ठीक। ये आपका सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर देख लीजिएगा, अपडेट कर लेंगे इसको। सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है दुनिया का? तो अभी फिलहाल सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, 1.1 हेक्सा फ्लॉप। ये फ्लॉप क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड सुपर कंप्यूटर की स्पीड को कैलकुलेशन करने का मेजर यूनिट है, ठीक है, मेजरमेंट यूनिट है। दूसरे नंबर पे आता है फुगाकू, देखिए दोनों FFLLS, FFLLS, एप से फ्रंटियर, एप से फुगाकू। फुगाकू बहुत सुपर अच्छा काम किया था इसको लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है। हमारा जो म्यूटेशन होता है वायरस का, तो कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन होता था, उस म्यूटेशन को स्टडी करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी वायरस, इसलिए बहुत फास्ट जो वैक्सीन है, वैक्सीन हालांकि बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, बट हमने इंस्टेंटली वैक्सीन को लाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो फुगाकू ने निभाई थी। इसने क्या किया था? म्यूटेशन को रीड किया था। तो जो जटिल कैलकुलेशन होता है, बहुत जटिल कैलकुलेशन, जैसे मौसम का पूर्वानुमान करना, इस तरह के जटिल कैलकुलेशन कर पाना नॉर्मल कंप्यूटर की बस की बात नहीं होती। तो इस प्रकार की चीज़ों को करने के लिए हमें एक स्पेशल कंप्यूटर चाहिए होता है, जिस कंप्यूटर को बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। इसका नाम में ही सुपर है, और नंबर क्रंचर भी कहते हैं, सुपर कंप्यूटर को नंबर क्रंचर कहा जाता है। तो यह है आपका फुगाकू, फ्रंटियर। ल्यूमी फिनलैंड का है, 3rd नंबर पे है, 3rd रैंक सिक्योर किया हुआ है। लियोनार्डो इटली का है, 4th नंबर पे, और सबमिट ये भी US का है। तो टॉप 5 की अगर लिस्ट देखें तो फर्स्ट में और लास्ट में दोनों में बना हुआ है US का, यहाँ पे फ्रंटियर, यहाँ पे सबमिट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत के सुपर कंप्यूटर को देखते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो भारत के सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो देखिए, सुपर कंप्यूटर इंडिया, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा। देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सुपर कंप्यूटर मिलेंगे जिसकी पेटाफ्लॉप स्पीड आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, बट पेटाफ्लॉप इज नॉट अ सिंगल कॉज टू कंसिडर एज अ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। कोई एक सिंगल रीजन नहीं है कि हम सुपर फास्ट कंप्यूटर्स को कंसिडर कर लें, और भी चीजें होती हैं जिनको देख करके अंदाजा लगाया जाता है कि सुपर कंप्यूटर है कि नहीं।
इसलिए केवल और केवल पेटाफ्लॉप को देख करके आप ये नहीं बोल सकते कि ये सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन सा है। सीडेक पुणे हमारे यहाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जो सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक पुणे, ठीक है, यहीं पे सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है। तो ये परम प्रवेगा, परम नाम से बनता है, शुरुआत इसी से हुई थी। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, ये सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था हमारे देश का, ये फर्स्ट है भारत का, ठीक है। विश्व का पूछेंगे तो विश्व का आपका देखिए याद नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर देखिए एकदम जुबान पे ये नहीं आ रहा है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक। चलिए तो अब और क्या क्या सुपर कंप्यूटर, अनुपम बार के द्वारा बनाया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मिहिर आईआईटीएम के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा, प्रत्यूष ये भी आईआईटीएम के द्वारा, फ्लो सॉल्वर, ठीक है, सागा, पेस, विक्रम, सहारा, परम सिद्धि सेकंड पोजीशन पे आता है, परम सिद्धि एआई। इसके अलावा अभी अभी जो हमारा एनएसएम चल रहा है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो नरेंद्र मोदी जी ने चलाई थी, ठीक है, पूरे जितने हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन सारे इंस्टीट्यूशन में सुपर कंप्यूटर को क्या करना, स्थापित करना, ये लक्ष्य है इसका। सुपर कंप्यूटर मिशन एनएसएम, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, किसके द्वारा चलाया गया है, सीडेक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ क्या क्या नाम से स्टेब्लिश किया गया है, देखिए याद रखिएगा। गंगा, गंगा कहाँ है, ठीक है, मेनली अगर देखा जाए तो यूपी, लेकिन यहाँ पे आप रुड़की उत्तराखंड, ठीक है, रुड़की, तो गंगा का संबंध उत्तराखंड से है, उत्तराखंड से ही गंगा बनती समझ लो, ऐसा याद करना है आपको। तो गंगा रुड़की, परम शक्ति आईआईटी रुड़की, परम गंगा रुड़की में, शक्ति, शक्ति माने देवी, देवी माने काली, काली माने कलकत्ता, कलकत्ता माने वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल माने खड़गपुर ठीक है, तो शक्ति को याद रखेंगे आईआईटी खड़गपुर। कामरूप, काम की देवी कामाख्या, कामाख्या मतलब गुवाहाटी, ठीक है, तो आईआईटी कामरूपा, तो ये परम, परम कामरूपा गुवाहाटी में स्टैब्लिश किया गया, यहाँ पे स्थापित किया गया ना सारे इंस्टीट्यूशंस में। परम पारुल तिरुचिरापल्ली, ठीक है, परम पारुल एनआईटी तिरुचिरापल्ली में, परम संगणक कानपुर में, युक्ति बेंगलोर, ठीक है, युक्ति वही बनता है पूरा डिवाइस, ऐसा याद रखेंगे। उत्कर्ष ये भी बेंगलोर, सीडेक बेंगलोर में, सीडेक का एक और विंग है कराची, एक और ब्रांच है वहां पे इसको लगाया गया परम उत्कर्ष को। मतलब दुनिया भर में दुनिया भर करना चाहिए, भारत में जितने सारे हमारे लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, लीडिंग संस्थान है, वहां पे एक एक सुपर कंप्यूटर स्टैब्लिश करना है। परम अनंत आईआईटी गांधीनगर में, ठीक है, गांधी जी अनंत है ऐसे याद रखना है, या महासागर अनंत ऐसा गुजरात में जाओगे अनंत टाइप का दिखता है, तो परम अनंत आईआईटी गांधीनगर, ये पूछा है, कहाँ पे पूछा था, एसआई में, ठीक है, सब इंस्पेक्टर मेंस या प्री एग्जाम में पूछा था शायद, इसको मेन या प्री में था, सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया था। परम अनंत कौन सी जगह पे स्थापित किया गया है, तो परम अनंत गांधीनगर में स्थापित किया गया। एरावत लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, भारत का एरावत, ठीक है, एरावत एआई, तो एरावत लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया पूछेगा, ठीक है, एरावत क्या है, तो ये भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। चलिए ये मेनली आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल आप देख लेंगे, ठीक है, इसके अलावा और भी है, परम पद्म, परम युवा, परम कंचनजंगा, ब्रह्मा, शिवाय, सेवाय, स्मृति, ईशान। देखिए भाई ऐसे देवता दामी का ना यहाँ पे नाम पूछेगा ना जो आपको लगेगा कि हाँ ये भी तो सही है, परम विष्णु, परम लक्ष्मी, ऐसा करके, तो याद रखिएगा परम शिवाय और परम ब्रह्मा बस है, ठीक है, और बाकी दूसरा कोई नहीं, ध्यान रखेंगे। वेब पेजेस का जो लैंग्वेज है देख लेंगे, ये लैंग्वेज को। इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म पूछता है इसका जनरली, टीसीपी क्या है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिकली प्रोटोकॉल एक रूल है, कहना चाहिए एक सेट ऑफ रूल, एक्चुअल में प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ही होते हैं, बट कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन में यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए, एक प्रूफता हो कि कोई कुछ भी ना कर ले, तो एक प्रकार की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरनेट पर क्या करेगा, जानकारी साझा करेगा, शेयर करेगा, वो उनको इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, इस नियम को फॉलो करना पड़ता है। तो इंटरनेट पर जो नियम होते हैं उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। अब प्रोटोकॉल कोई अलग से चीज़ नहीं है, प्रोटोकॉल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर या एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम ही होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको सबको जानना है, एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, सब आपको डिटेल वीडियो में मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको हमारी पेड क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू मैं आपके सामने लाता रहूं, ठीक है, बट ये सारे आपको डिटेल में पेड क्लास में आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एचटीएमएल ये हो गया, आगे बात करते हैं, तो ये आप पढ़ लेंगे एक बार।
SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। चलिए, ये आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। फिर स्टोरेज के माध्यम, किसमें कितना कितना स्टोरेज होता है। फ्लॉपी डिस्क में आपका 80 KB, फ्लॉपी डिस्क 5.25, देखिए इसको ऐसा भी लिख देता है कभी कभी, ये आपको ऐसा दे देगा 5.25, ठीक है, ये आपको लिख देगा 3.5 ऐसा दे देगा, और इसको ऐसा भी लिख देता है 3 से 1/2 ऐसा लिख देगा, या 5 से 1/4 ऐसा भी लिख देगा। तो लिखने का है, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। आपको केवल ये जानना है कि ये सब क्या है। मेमोरी यूनिट है, इनमें हम स्टोरेज डिवाइस हमारे, इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। इनकी क्षमता कितनी होती है, ये इनके टाइप्स क्या क्या है। तो किसका टाइप, कोई मैग्नेटिक टाइप का है, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, कोई ऑप्टिकल टाइप का है तो देख लेंगे आप, कोई सॉलिड स्टेट है, ठीक है। कितना कितना क्षमता होता है रटना है सीधा सीधा। DVD का 4.7 से 17 GB का, ब्लू रेड इसका 25 GB का, HVD का 100 से 200, पेन ड्राइव 1 TB तक का आ जाता है, ठीक है, 1 TB तक का अवेलेबल है। तो ये आप देख लेंगे एक बार, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी और टाइप और नाम, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये शॉर्टकट कीज है। देखिए भाई, शॉर्टकट कीज को मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्टकट कीज को, बेहतर होगा कि आप एक एक बार एक्सपेरिमेंट कर ले खुद के कंप्यूटर में, नहीं है तो किसी से मांग ले। अगर आपको इसमें 1 नंबर पक्का करना है तो, नहीं तो ये कभी भी कवर होने वाला नहीं है, ये याद नहीं होता। आपको लगेगा याद हो जाएगा करके, लेकिन याद नहीं होता जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, और नहीं तो फिर छोड़ दीजिए ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, 1-2 बार आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। कंप्यूटर यूजर अगर आप होंगे, देखिए आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। हॉस्टल वार्डन जैसा एग्जाम है तो वहां पे आप मान के चलिए कि 1 नंबर के पीछे लगभग 500 से 700 लोग रहेंगे, ठीक है। पॉइंट पे 500 से 700 लोग रह जाते हैं कभी कभी बड़े लेवल के एग्जाम में। तो आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। तो इसको आप क्या करेंगे, ये जो शॉर्टकट्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट है, इसके अलावा आपको एक्सेल का शॉर्टकट मिलेगा, यहाँ पे एक्सेल का शॉर्टकट भी दिया गया है, तो एक्सेल का शॉर्टकट देख लेंगे, ठीक। इन सबको आपको एक एक बार रिवीजन करना है, आपको चला करके देखना है, ऑपरेट करके देखना है, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको पढ़ना है, बार बार पकड़ करके किसी से पूछिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के शॉर्टकट्स क्या क्या होते हैं। ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का शॉर्टकट है, इसको भी देख लेंगे आप। इसके अलावा आपका एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन को भी आपको पढ़ना है, हो सकेगा तो इसके लिए एक सेपरेट क्लास लेऊंगा मैं, एक और वीडियो बना दूंगा एब्रीवेशंस का, जो शॉर्टकट्स होते हैं उनका, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म होते हैं जिन पे शॉर्टकट्स नहीं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे भी एक क्वेश्चन लेके चलिए आप, 100% आना ही आना है। EDP पूछा गया है, ये गीगो पूछा गया है, ये सब पूछा गया है, ठीक है। लास्ट में एक बार और मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, ये सर्च इंजन देख लेंगे, कौन कौन सा सर्च इंजन कब कब आया, ईयर, थोड़ा सा क्योंकि टफ लेवल के एग्जाम में 50 क्वेश्चन मतलब डीप में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हालांकि हम पढ़ाएंगे इन चीज़ों को। तो आर्की 90 में आया, वेरोनिका देख लेंगे, ये सब कब कब आया है, हॉटबॉट कब आया, MSN कब आया, गूगल कब आया, बाइडू कब आया, क्यूल कब आया, ये ईयर वाइज है, ठीक है। भारत के टॉप सर्च इंजन क्यू मामू, 123 खोज, गुरुजी, ईपिक, GSS, लिलसिर, रेडिफ, जस्ट डायल, 13 वेब्स, नीवा, आई भारत, ठीक है। ये भी इंडियन सर्च इंजन है, कब कब आए, क्यू मामू कब आया, 13 टैप कब आया, 123 खोज कब आया, बिलसिर कब आया, गुरुजी कब आया, ठीक है। ये आपके सर्च इंजन है, राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप जितना मैंने आपको एक शॉर्ट एनालिसिस करना था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो देना था, वो मैंने आपको दे दिया। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी हॉस्टल वार्डन की, कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन भी क्लास लाने की, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।